Hello student, today we will discuss about the second part of our second unit and the unit's name is Europe and India. In this second part we will discuss about the intellectual revolution in Europe. यूरोप में जो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुए वाले है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड यूरोप प्रोसीड फ्रॉम द मेडिवल टू द मॉडर्न एज. अपने हिस्ट्री के तीन पार्ट माने जाते हैं. फर्स्ट इज एंशियंट पीरियड, सेकंड इज मेडिवल एंड थर्ड इज मॉडर्न पीरियड. तो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टुक्स प्लेस इन दिस सेम पीरियड, मीन्स मेडिवल टू मॉडर्न एज. उसी दरमियान इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन भी पाई गई है. द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ. इसी दरमियान जो लोग हैं उन्होंने जो ब्लाइंड फेथ थी अपनी जुनी पुरानी, सो उस पे से जो अपना विश्वास था वो कम कर दिया था और जो पास्ट इग्नोरेंस है उस पे भी अपना जो बिलीव था उससे कम कर दिया था. द प्री इस्टाब्लिश कस्टम एंड ट्रेडिशन केम टू द सीन फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल दिस चेंजेस आर एड्रेस एज द इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन. जो चेंजेस हुए वाले है इसी दरमियान जितने भी चेंजेस हुए वाले हैं उसको हम इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन बोलते हैं. विच गिव्स फर्दर मोमेंटम ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरी इन यूरोप. और इसकी फलस्वरूप क्या हुआ मिला है अपने को, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप हमको साइंटिफिक डिस्कवरीज यूरोप में पाई गई है. सेकंड में देखेंगे हम रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर. जो पॉलिटिकल स्फीयर है उसमें भी कुछ रिवॉल्यूशन पाई गई है, उसके बारे में हम देखेंगे. इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज और मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड का जो अर्ली पीरियड था मीन्स बिगिनिंग पीरियड था, इसके दरमियान यूरोप में अनेक पॉलिटिकल चेंजेस हुए वाले हैं. मेनी पॉलिटिकल चेंजेस आर फर्म इन द बिगिनिंग मॉडर्न ऑफ द पीरियड. Then, due to the various revolutionary events during the 18th as well as 19th century, this period is known as the Age of Revolution. 18th और 19th सेंचुरी के दरमियान जितने भी चेंजेस पाए गए हैं उसको हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड. और इसी दरमियान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड में उसका विकास हुए वाला है, उसका डेवलपमेंट हुए वाला है. देयर वॉज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम. और कैबिनेट सिस्टम का इसमें निर्माण और उसमें बहुत सारे चेंजेस पाए गए हैं. बिल ऑफ राइट 1689 लीड्स लिमिटेशन ऑन ओवर द पावर ऑफ द किंग. जो किंग के जो पावर थे, जो अधिकार थे, उन पे भी लिमिटेशंस पाए गए हैं with the help of Bill of Rights of 1689. Then we will discuss about the American War of Independence. अमेरिका में जो स्वतंत्रता वॉर हुए वाला है, स्वतंत्रता युद्ध हुए वाले हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. With the background of revolutionary development in the Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. जो यूरोप में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, डेवलपमेंट हुई है, उसी के इक्विवेलेंट अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस वॉर था वो भी उतना ही महत्वपूर्ण पाया गया है. विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका द यूरोपियन कंट्रीज टर्न ऑफ अमेरिका. जैसे ही अमेरिका का शोध लगा है, खोज लगी है, तो यूरोपियन कंट्री ने क्या किया कि अमेरिका पे अपना फोकस कर दिया. The imperialist European countries took control of the different regions of America and established their colonies. जो यूरोप के जो देश थे उन्होंने क्या किया, तो अमेरिका का कुछ हिस्सा अपने अंडर कर लिया और उस पर कॉलोनीज अपनी इस्टेब्लिश कर ली. इंग्लैंड इस्टेब्लिश 13 कॉलोनीज और ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. अकेले इंग्लैंड ने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में क्या किया कि अपने खुद के 13 कॉलोनीज निर्माण किए थे.
Initially, England had nominal domination over these colonies. शुरुआती दौर में इंग्लैंड ने अपना जो उस पे जो कॉलोनी के ऊपर जो दबाव था वो नॉमिनल रख लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, but later English Parliament lead oppressive restriction and taxes on these American colonies. उसी कॉलोनी के ऊपर अमेरिकन पार्लियामेंट ने ज़्यादा टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए थे। द पीपल इन अमेरिका रिवोल्ट अगेंस्ट इट, और उसी के विरुद्ध में जाके अमेरिकन पीपल ने लोगों ने वॉर छेड़ दिया था। इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर टू द सप्रेस दिस कॉलोनीज, तो उस कॉलोनी को सप्रेस करने के लिए है इंग्लैंड ने वॉर छेड़ दिया था। अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज मेनी आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वोन अगेंस्ट इंग्लैंड। अमेरिकन जो कॉलोनीज है उन्होंने क्या किया, एक आर्मी ऑर्गेनाइज की है, किसके अंडर, तो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर में। तो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंडर में जो आर्मी निर्माण किया गया था, उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध जाके वॉर छेड़ा और उसमें उनका विजय भी पाया गया है। दिस इवेंट नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसको हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये वॉर वोन करने के बाद में, जीतने के बाद में क्या हुआ कि जो नया अमेरिका दुनिया के सामने आया उसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, और उनके आज़ादी के बाद अमेरिका में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसका जो बेस था वो पूरा डेमोक्रेसी पे बेस था, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। आफ्टर दैट we will discuss about the French Revolution. In 1789 AD, the people of French revolt against the uncontrolled and unjust monarchy, feudalism and established the republic. अमेरिका के जैसे ही फ्रांस में कुछ ज़्यादातर जाचक लिमिटेशंस थे, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव था, तो उनके विरुद्ध जाके उन्होंने मोनार्ची यानी एकाधिकार, उसको हम मोनोपोली वो बोलते हैं, बेबंदशाही बोलते हैं। मोनोपोली यानी मोनार्ची यानी बेबंदशाही। जो फ्रेंच के राजा ने बेबंदशाही चालू की थी, उसके विरुद्ध में जाके वहाँ के लोगों ने जो रिवॉल्यूशन किया उसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव्स टू द वर्ल्ड द 3 वैल्यू ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रांस ने हमको 3 चीज़ें दी है जो दुनिया को पूरे सबसे अहम माने जाते हैं। उसको में एक है लिबर्टी, सेकंड है इक्वालिटी और थर्ड है फ्रेटर्निटी। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री अमॉन्ग द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जो अमेरिका में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिका का जो वॉर हुआ था, फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका बहुत बड़ा महत्व अपने हिस्ट्री में पाया गया है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन द लेटर पीरियड ऑफ 18th century देयर वॉज मेनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इन यूरोप। इन 18th century के दरमियान यूरोप में टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हुए हैं, बहुत बड़े डिस्कवर्ड हुई है यूरोप में। देयर वॉज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, और उसी के दरमियान जो लोगों के बजाय मशीन के द्वारा अनेक चीज़ों का उत्पाद करते थे। वो क्या करते थे, देयर वॉज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम। जो स्टीम है, स्टीम के ऊपर जो चलने वाली मशीनरीज थी, उनके मदद से, उनके हेल्प से बहुत सारा प्रोडक्शन किया करते थे। द कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर रिप्लेस्ड बाय द बिग फैक्ट्रीज। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उसकी जगह किसने ली थी, बिग फैक्ट्रीज ने लिए थी। मशीन्स कम टू द यूज इंस्टेड ऑफ हैंडलूम।
हैंडलूम के बजाय मशीन्स का यूज किया करते थे वो। रेलवे एंड स्टीमर बिकम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे एंड स्टीमर बिकम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्टेशन का वो रेलवे और स्टीमर का यूज करते थे। द एज ऑफ मशीन्स बिगेन्स and that is known as the industrial revolution. The age of machines began and that is known as the industrial revolution. Industrial revolution began in India, in England, and then spread in other part of west. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो बिगेन है, उनकी जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुई है और उसका बाद में उसका स्प्रेड ऑल ओवर वेस्ट में पाया गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड कम टू बी डिस्क्राइब एज अ वर्ल्ड फैक्ट्री। हम इंग्लैंड को वर्ल्ड फैक्ट्री बोलते थे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स बिगैन अ न्यू ईरा ऑफ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। जैसे ही नए रूट्स का डिस्कवर्ड हुआ है, सी रूट यानी समुद्र मार्ग में जो आने वाले जो रूट्स है उसको हम सी रूट्स बोलते हैं। उसका जैसे ही खोज लगा, उसके वजह से आशिया और यूरोप के दरमियान एक ट्रेड के इसमें एक अति अच्छी गति पाई गई है। मैनी ट्रेडर्स कम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट्स। मैनी ट्रेडर्स जो बहुत सारे व्यापारी जो थे वो सामने आ गए, किस लिए? तो इंडिया से यानी एशिया से व्यापार करने के लिए। ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट्स इट वाज नॉट इजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल हैंडली एंड हेंस मेनी ट्रेडर्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट ट्रेड। तो सी रूट से आना जाना अकेले व्यापारी के लिए बेनिफिशियल नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे व्यापारी इकट्ठा आके उन्होंने अपना ट्रेड करना चालू कर दिया था। अपना जो व्यापार है वो आशिया से करना शुरू कर दिया था। दस देयर वॉज अ राइज ऑफ मैनी ट्रेडिंग कंपनीज, और उसी का फलस्वरूप हम बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज का निर्माण हुआ था। ट्रेड विथ ओरिएंटल कंट्रीज वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जो ओरिएंटल कंट्रीज थे उसके साथ ट्रेड करना बहुत ही प्रॉफिटेबल था, प्रॉस्पेरेबल था, रिस्पॉन्सिबल था एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी वो अच्छा पाया गया था। हेंस यूरोपियन रूलर्स स्टार्ट गिविंग द मिलिट्री प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशन टू दिस ट्रेडिंग कंपनीज। तो इस ट्रेडिंग कंपनी को मिलिट्री प्रोटेक्शन देना और ट्रेड कंसेशन देना उन्होंने चालू कर दिया था। किन्होंने? यूरोपियन जो रूलर थे उन्होंने। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ इन यूरोप। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अपनी जो वेल्थ थी, अपनी जो संपत्ति थी, अपना जो पैसा था वो यूरोप में जाने लगा। दिस प्रॉपर्टी वॉज यूज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स which lead to rise capitalist economic system in Europe. Then we will discuss about the colonialism. Colonialism means one country exploiting another country by the making it into the colony. A powerful country on the basis of economic and military strength occupies another region of the establish its political supremacy. This is known as the colonialism. This is trendly of colonialism leads to the rise imperialism among the Europeans. Colonialism means किसी एक देश के कुछ लोगों ने दूसरे देश के किसी हिस्से में
अपनी एक अलग सी एक कॉलोनी बना ली है, तो उसको हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। तो जो इकोनॉमिकली जो पावरफुल जो देश थे, उन्होंने क्या किया कि अपने पावर के बलबूते पर जो अदर जो पुअर कंट्री थी उसमें जाके अपनी कॉलोनी निर्माण की है, उसको हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। सही मायने में हम बोलते हैं उसको एक वसाहतवाद बोलते हैं, जो कुछ अपने जो अनडेवलप कंट्री है उसके ऊपर जाके कुछ अपने इकोनॉमिक पावर के बलबूते पर वहाँ पे जाने का और वहाँ पे एक कॉलोनी बना लेने की, और उस पर जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो अपने रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे, उसके हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पीरियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म का जो सेकंड पार्ट है वो है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मीन्स द सिस्टम इन विच द पावरफुल कंट्री कंट्रोल अदर कंट्रीज बाय द इस्टेब्लिशिंग इट्स ओवरऑल domination and establishing many colonies. After that we will discuss about the imperialism of British East India Company. There was competition among European countries for acquiring trade monopoly in India. जो इंडिया के ऊपर ट्रेड के बारे में जो मोनोपोली है उसके बारे में कुछ रेस लगी थी यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ब्रिटिश इस्टेब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD टू कैरी आउट द ट्रेड इन इंडिया। जो अपने इंडिया में ट्रेड करने के हिसाब से, व्यापार करने के हिसाब से 16वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ है। दिस कंपनी टुक्स परमिशन फ्रॉम एम्पेरियर जहांगीर एंड इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत। वहाँ के जो बादशाह था राजा जहांगीर, उनके परमिशन के बाद उन्होंने सूरत में अपना एक फैक्ट्री का निर्माण किया था। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरी आउट थ्रू दिस कंपनी। और इंडिया और इंग्लैंड इनके दरमियान इस कंपनी के इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान इसी कंपनी के द्वारा व्यापार करना चालू कर दिया था उन्होंने। स्ट्रगल बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रेंच वॉज रिवॉल्व द कंपटीशन फॉर ट्रेड इन इंडिया। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान अपने इंडिया में ट्रेड करने के मुद्दे पे उनका स्ट्रगल चालू था। ड्यू टू दिस देयर वॉज 3 वॉर्स फॉट बिटवीन देम। और इसी कारण उनके दरमियान 3 वॉर पाए गए हैं, विच आर नोन एज द कर्नाटकी वॉर। और उसको हम कर्नाटकी वॉर बोलते हैं। इन दिस थर्ड कर्नाटकी वॉर इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस। और उसको हम जो लास्ट वॉर था उनका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, उसके दरमियान इंग्लैंड ने फ्रांस को पूरी तरह पराजित कर दिया था। नाउ देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और उसका जो मेन कॉम्पिटिटर था वो था फ्रांस। और फ्रांस को डिफीट करने के बाद में उनके सामने कोई ऐसा प्रबल शत्रु कोई नहीं था जिसके कारण उनको कुछ दिक्कत आ चुके। फाउंडेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंडिया कंपनी in Bengal. The Bengal province was one of the most prosperous province in India. जो बंगाल था अपना, वो बंगाल का स्वभाव बहुत ही यानी सुजलाम सुफलाम माना जाता था। इन 1756 AD सिराजुद्दौला बिकम अ नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स मिसयूज द ट्रेड कंसेशन ऑब्टेन फ्रॉम मुगल एम्पायर इन बंगाल प्रोविंस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने कुछ
वहाँ की जो जो कुछ कंसेशन मांगे थे अपने बंगाल में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। द इंग्लिश बिल्ट फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री एट द कोलकाता विदाउट परमिशन ऑफ द नवाब। तो उस दरम्यान क्या हुआ था, तो जो कंपनी थी उन्होंने इनके परमिशन के बगैर कलकत्ता जो थी, कलकत्ता में उसकी फैक्ट्री थी, तो उनके अराउंड उन्होंने क्या कर दिया था, एक कंपाउंड बिल्डअप किया था उनके परमिशन के बगैर। हेंस द सिराज उद्दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री एट द कोलकाता। This created the discontented in England. Robert Clive diplomatically bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of the Nawab army, and also promised to make him the Nawab of Bengal. तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने क्या किया कि उनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, उनका यानी फितूरी में लेके उनको एक प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि नवाब के जो सैन्य थे, जो आर्मी थे, वो युद्ध के दरमियान लड़े ही नहीं और बिना लड़े ही इंग्लैंड को उसमें विजय पाई गई। Nawab Siraj-ud-Dawla and British trap met at Plassey in 1756 AD, but under the leadership of Mir Jafar, Nawab army made no movement to actually join the battle and hence Siraj-ud-Dawla was defeated. जो मीर जाफ़र का जो आर्मी था वो उस लड़ाई में लड़ी ही नहीं और उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि सिराज-उद-दौला का डिफिशिएट हो गया। Mir Jafar became a Nawab of Bengal with the support of British, but the latter started protesting against the British and hence his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab. Mir Qasim tried to put restriction on the illegal trade of British and hence once again Mir Jafar was made Nawab of Bengal. आखिर में मीर जाफ़र वहाँ के नवाब बन गए, लेकिन मीर जाफ़र ने क्या किया कि उनके ऊपर यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कुछ जाचक लिमिटेशन लगाए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको जो दामाद थे, उनके दामाद थे मीर कासिम, उनको बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ट्राइड पुट रिस्ट्रिक्शन, और मीर कासिम ने क्या किया कि सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो उन्होंने क्या किया कि फिर से मीर जाफ़र को ही वहाँ का नवाब बना दिया। टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम सिराजुद्दौला नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्पायर शाह आलम फॉर्म एन अलायंस एंड रैन द कैंपेन। To restrict the activities of British in Bengal, Mir Qasim Siraj-ud-Dawla, Nawab of Ayodhya and Mughal Emperor Shah Alam formed alliance and ran the campaign in 1764. So Siraj-ud-Dawla, then मीर कासिम एंड शाह आलम, वो तीनों ने क्या किया, तो एक जगह आके इंग्लिश जो एम्पायर थे, बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये थे आर्मी थे, उनके विरुद्ध वार करने का डिसाइड कर दिया था। तो इन 1764 एडी बैटल ऑफ बक्सार की जो लड़ाई थी वो 1764 में थी। तो बक्सार जो बिहार में स्थित है, वहाँ पे उनका युद्ध हो गया था। तो आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रिवेंस ऑफ फ्रॉम बंगाल प्रिवेंस एज पर द ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद। उसके बाद
1765 में जो इलाहाबाद का तय हुआ था, तो उसके दरमियान जो जो टैक्स थे, जो टैक्स कलेक्ट करने के जो राइट थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुके थे। द फाउंडेशन ऑफ सॉरी इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया कंपनी वॉज लीड इन बंगाल। और इसी के बाद बंगाल में उनकी जो सत्ता थी उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी। आफ्टर दैट ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल, हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रिबेल एंड टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर। हैदर अली जो थे उन्होंने अपने मैसूर में एक उठाव किया था और उनका जो उठाव था उसने वो पूरा मैसूर जो प्रांत था उस पर कब्जा कर लिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज सन टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर। जो हैदर अली थे उनके देहांत के पश्चात उनके जो पुत्र थे उनका नाम था टीपू सुल्तान, वो वहाँ के सुल्तान बन गए, यानी तो रूलर बन गए। ही ट्राइड टू बेस्ट टू द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में ब्रिटिश के विरुद्ध में जाके फाइट करने का, यानी बोले तो उनका विरोध करने का बहुत खासा प्रयास किया था। एट द एंड टीपू सुल्तान डाइड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टना इन 1799। बट आखिर में क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टनम के लड़ाई में इन 1799 में टीपू सुल्तान का देहांत हो गया। इन दिस मैनर द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी। और इसके बाद जो मैसूर टेरिटरी थी उनके ऊपर उनका कंट्रोल आ गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द सिंध। टू द स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया द इंग्लिश turned their attention toward the northwest frontier. The fears that Russia might attack India through the Afghanistan, hence the England start establishing their influence over the Afghanistan. The route toward the Afghanistan went through the Sindh. The British understood the importance of Sindh and hence captured it in 1843. जो भारत में जो अपनी जो सत्ता थी उनकी सुरक्षा के हेतु इंग्लैंड को लगा था कि वायव्य जो सरहद है उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ द रशिया विल कम फ्रॉम दिस वे। रशिया जो है उसका फाइटर था जो अफ़गानिस्तान के रूट के इससे मदद से वो इंडिया आ सकते थे। तो उसका जो डर था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था, इंग्लैंड को था। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि अपना जो पूरा मोर्चा था वो वायव्य सरहद जो इंडिया की है वो अफ़गानिस्तान से आने वाली है, तो उनके ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया था। तो अफ़गानिस्तान में से आने जाने वाले जो मार्ग थे वो थे सिंध में से आने वाले थे, सिंध प्रांत जो था अपना इंडिया का उसमें से आने जाने वाले थे। तो इसी के यानी महत्व से, उन्हीं के इम्पोर्टेंस से उन्होंने क्या किया, तो सिंध में अपना मोर्चा जमा लिया था। या इसमें क्या हुआ कि सिंध में जो 1843 में जो उन्होंने क्या किया कि वो जो प्रांत था वो पूरा अपना जो सिंध का जो प्रांत था वो अपने जो जहाँ पे उनकी सत्ता थी उसको जोड़ दिया था, उसका यानी पूरा जो हिस्सा था वो अपने सत्ता को जोड़ दिया था। इन द बिगिनिंग फॉल ऑफ सिख पावर। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century द पावर इन पंजाब वॉज इन द हैंड ऑफ रंजीत सिंह। जो रंजीत सिंह थे उनके अंदर में उनकी पावर थी इन 19th century में पंजाब की। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह हिज माइनर सन दलीप सिंह कम टू द throne on his behalf. His mother Queen Jindan looked after the state affairs, but could not keep control over the officers. Taking advantage of this, the
Situation of the British bridge. Some of the Sikh Sardar. The Sikh community thought that the British will attack Punjab, and hence they launched an attack on the British. In the first Anglo-Sikh War, the Sikh were defeated, but still Dalip Singh remained on throne. But the growing impact of British over Punjab was not acceptable to Sikh. Mulraj officers of Multan revolt against the English. Thousands of Sikh soldiers participated in the war against the British. In the Second War, the Sikh had to face the defeat against us again. In 1849, the British finally captured the entire region of Punjab. इन 19 सेंचुरी के शुरुआत में क्या हुआ, तो राजा रंजीत सिंह थे, उनके हाथ में वहाँ की सत्ता थी। उनके देहांत होने के बाद उनके जो एक लड़का था, उनका नाम था दलीप सिंह, उनको उसके यानी उनके गद्दी पे बैठा दिया था। लेकिन जो पूरा पावर था, उनके जो पत्नी थी, उनका नाम था जिंदन, उनका उन पे पूरा कंट्रोल था। लेकिन उनके पावर के जो ये थे, उसने क्या किया कि उनका जो पावर था वो लिमिटेशन था, कुछ लिमिट्स था। तो वो क्या, उनके वजह से क्या हुआ, तो जो वहाँ के जो सरदार थे उनके ऊपर उनका अंकुश नहीं रहा। तो उन्होंने इसी का फ़ायदा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिया और उन्होंने वहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया था। तो उसी दरम्यान क्या हुआ कि जो वहाँ के जो सिख सरदार थे वो इकट्ठा आ गए थे और उन्होंने सोचा कि ये जो ब्रिटिश है वो अपने ऊपर अटैक करेंगे। इसके वजह से उन्होंने खुद ही उन पे अटैक कर दिया। तो उसके यानी फलस्वरूप क्या हुआ कि पहला जो सिख और इंग्लैंड, इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका जो वार हुआ उसमें उनका पराभव हुआ। किनका? सिख लोगों का। पहले और दूसरे इसमें भी उनका जो है वो उनका पराजय हुआ। आफ्टर दैट मुल्तान का जो राजा था, मूलराज अधिकारी था, मुल्तान का जो अधिकारी था मूलराज, उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड लोगों के विरुद्ध एक वॉर छेड़ दिया था। उसमें हजारों सिख सैनिक जो है वो उनमें इन्वॉल्व हो गए थे और उसी दरमियान उन्होंने सेकंड जो वार है उनका और इंग्लैंड का, इंग्लैंड बोले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें छेड़ा गया था और उसमें भी यानी सेकंड टाइम सिख फिर से पराभूत हो चुके थे। और 1849 में क्या हुआ कि इंग्रज लोगों ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पंजाब का जो पूरा प्रदेश था वो अपने जो एम्पायर था उनको जोड़ दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बाद में मराठी जो सत्ता है उनको वो जो बहुत पावरफुल थी, तो उनका जो इंग्लैंड के साथ जो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो वार हुआ था बाद में, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।